तो कल जो है इथिक्स की क्लास होगी, जिसको ज्वाइन करना है 7 बजे क्लास होगी इथिक्स का। चलो, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। रोशन के रूप में जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया स्वॉर्ड स्वॉर्ड ये क्या है, सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे शेर चिन्हित थे। उसने सोचा आखिर ये शेर क्यों बने। अब देखो ये शेरों वाला शेर सिस्टम क्या वाला, और अभी संसद पे भी लगा हुआ है ये। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, उन्हें फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो है कहाँ पे है, सारनाथ में। इतिहास के महान दो राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हमें जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो ये चीज़ याद रखना, अशोक का दादा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में भी मिलते हैं, ये भी पता होना चाहिए चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी। वंश, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं उन्हें एक वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ये तो याद रखना, पता होना चाहिए ये। साम्राज्य बहुत से नगर थे, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ये रहा। दूसरी तरफ उज्जैन भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, जो आज का है उज्जैन एमपी वाला। और पाटलिपुत्र ये रहा। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदु से दिखाया गया। तो ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। अब देखो 27 बात कहाँ कहाँ मिला, देखो लंपक, अब ये कहाँ लंपक है, याद रखना, अफगानिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान में। साहजगढ़ी ये है ना, याद रखना, ये भी है पाकिस्तान में। मनसेरा ये भारत और पाकिस्तान, मतलब आज के पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। फिर देखो एरागिरी, अभी देखो इसमें दिख नहीं रहा है पर याद रखना इनका, ये ब्रह्मागिरी है, ये कर्नाटक में है। मस्की भी कर्नाटक में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये सोपारा महाराष्ट्र में है। मन्नती ये भी शायद महाराष्ट्र में। कलिंग उड़ीसा में है ही। और ये जो धौली और जोगढ़, ये याद रखना, ये भी उधर ही है। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं सब। ये गिरनार याद करो, यूपीएससी ने 2020 या 22 में क्वेश्चन पूछा है, गिरनार 2020 में शायद, ठीक है। ये एनारुगुटिस, अब देखना थोड़ा सांची है, ये सारनाथ होगा। ये देखो ये नहीं सारनाथ नहीं, रूपनाथ करके है कुछ, ठीक है। ये इलाहाबाद है, यहीं पे कौशाम्बी, सारनाथ, ये तीनों एक ही जगह है। ये क्या है, गुज्जर, पता नहीं, जो भी एक बार देख लेना। लुम्बनी, ये पशुपुर रेखा ऐसा कुछ होगा। लोरिया राजगंज है ये मेरठ है। ब्रह्मपुर दिल्ली में। टोपरा, ठीक है। कलसी, कालसी ऐसे करके, जो भी है थोड़ा इसमें दिख नहीं रहा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी ने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, इसी मैप से ओनली। और मैंने कल ही बता रहा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं, कविता टाइम पे आया करो, यू आर लेट। अब देखो क्लास भाग गई अपनी, कहाँ भाग गई हो। मामला गड़बड़ है, टाइम पे आया करो। कविता कहाँ रहती हो तुम, बच गए ए तेरी तो
एक मिनट रुको, शायद यहाँ से सर साइड में आता है। एक रुको, वही देख रहा नहीं, हूँ। जो दिख रहा है ना साइड में ये वाला, इस पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर। अरे नहीं हो रहा, ये करना ही छोड़ो, वो पहले होता, वो पहले करना पड़ता। कविता 7 बजे, मतलब 7 बजे रेडी रहा करो पहले। तुम 4-5 मिनट लेट आ रही हो 2-3 दिन से। ठीक है, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इलाके गाँवों, शहरों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनका सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे, उन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को भी माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। देखो, उस टाइम में भी रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, आज भी है। अगर IR में अगर आपको पकड़ बनानी है, उसके लिए जरूरी है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन, कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए शास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिणी भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है, ये चीज़ याद रखना, UPSC डायरेक्ट पूछ सकता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय से लोगों से लिए जाते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट, मतलब अपनी इच्छा से देते हैं सर, मतलब जैसे अपनी खुशी से कुछ देते हैं, उसको नजराना बोलते हैं। अरे हाँ, जैसे दुल्हन आती है ना, तो लोग जो घर परिवार के सदस्य होते हैं उसको देख नजराने के रूप में तो देते हैं, जैसे तो वो उस टाइप का उपहार टाइप से होता है। राजा महाराजा मान के चलो भ्रमण करने आया तो उसके लिए दे दिया, ऐसे होता है। मैग्निस ने चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस नेक्टर का राजदूत था। मैग्निस ने जो कुछ देखा उसका विवरण है, इससे UPSC ने क्वेश्चन पूछा। यहाँ हम उसके विवरण के एक अंश दे रहे हैं। सम्राट को जनता के सामने आने का अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। याद रखना, UPSC ने ये क्वेश्चन भी पूछा था, याद आया, 2023 का क्वेश्चन। वे हमेशा इस बात से, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था उसने, इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात तक यही कमरे में नहीं सोते, देखो। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में एक विशाल और खूबसूरत नगर है। एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें 570 बुरुज और 64 द्वार है। सोचो कितना बड़ा होगा। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। राजा का महल भी कांच से बना है, जिस पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों, चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे, और ये झारखंड टैक्स के रूप में भी लिया जाता था। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था भाई? अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये चीज़ याद रखना। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ये भी याद रखना कौन कौन सी भाषा में है। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इसे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मण भी मर जाते हैं। UPSC ने देखो ये भी क्वेश्चन पूछा। शर्मण होते उपासक लोग।
भाई एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं जाता है, जाके देखना 2022 का क्वेश्चन सरमन के बारे में पूछा था यूपीएससी ने। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने में उसको दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसलिए बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ये चीज़ याद रखना। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए बौद्ध उपासक बन जाता फिर बाद में। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। याद रखना ये चीज़, ये कहाँ से मिला है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और इस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो ये राष्ट्रपति भवन में मिलेगी आपको अशोक चक्र, ये सब। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए हमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। ये तो आज भी होते हैं, सारी चीज़ें देखो आज भी होती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिला और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। सोचो, इससे ये भी पता लगता है शिक्षा थी। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, याद रखना ये चीज़ें, कहाँ कहाँ उसने भेजे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूध भेजे थे। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की। ये देखो वेलफेयर, ऐसा नहीं मनुष्यों के लिए अस्पताल नहीं, जानवरों के लिए भी। तो इससे पता लगता है कि कितना राजा कितना दयावान है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, ये यूपीएससी ने डायरेक्ट 2020 में क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठा के। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों को विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब ये यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? ये अपने दासों नौकरी के साथ अच्छा व्यवहार करें। देखो यहाँ पे इथिक्स सिखा रहा है, बिहेवियर इथिक्स सिखा रहा है अशोक। व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करने, ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना चाहिए। देखो शर्मण मतलब उपासक। अपने धर्म की प्रशंसा है, दूसरे धर्म की निंदा करना। ये लाइन उठा के यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन जाके देखना, यही डायरेक्ट लाइन उठा के पूछा था। ये किसका स्टेटमेंट है, जाके देखना 2020 का पेपर। अपने धर्म की प्रशंसा है, दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। याद करो, जैसे आजकल लोग करते हैं कि मुस्लिम धर्म वाले हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, हिंदू धर्म वाले मुस्लिम की। तो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, तो ये समझ लो कि वो है ही नहीं, वो असली साधु है ही नहीं। इसलिए हर दिन हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हैं, उसका आदर करना चाहिए। देखिए ये डायरेक्ट यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखो आरंभिक ब्राह्मी ऐसे था, फिर देवनागरी हिंदी, आजकल अपन ऐसे ही लिखते हैं। बांग्ला में को ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे लिखा जाता है। उस टाइम अन्यथा क्या हो रहा था, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। याद करो, देखो ये याद रखना, ये समकालीन है अशोक के टाइम पीरियड के चीन की दीवार। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। सोचो 2000 साल तक, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। समझ रहे हो, 6400 किलोमीटर लंबा कितनी बड़ी इलाका हो गया। पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। सोचो आराम से गाड़ियाँ चला सकते हो। ये दीवार को बनाने के लिए 1000 लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न था।
यहाँ पे ये भी पता लगता है कि भाई अशोक तो लोगों के उसमें काम कर रहा है, भलाई के लिए, ये लोग सुरक्षा को लेके काम कर रहे थे। चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ से अधिकार चलते थे। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, याद रखना, उड़ीसा का है। अशोक के ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, हाँ ब्राह्मी और प्राकृत भाषा दोनों में है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं, चंद्रगुप्त के लिखे हैं, किसके लिखे हैं? कौटिल्य के लिखे हैं, याद रखना, चंद्रगुप्त के नहीं। आधुनिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, हाँ थे, ये बात सही है। उज्जैन जो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन, नहीं उत्तर पश्चिम के नहीं था, दक्षिण की तरफ आवागमन का मार्ग था, ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यूपीएससी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे मैं बताता हूँ जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये कोई मतलब नहीं है। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारी ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों की निर्यात दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। याद रखना यूपीएससी ने 1995 देखो तो उधर ये क्वेश्चन पूछा होगा, काली मिर्च वाला। मानचित्र में पोडू का, ये यूपीएससी ने पूछा था, और अरकाई मेडू, याद आया? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, देखो ये रहा। अब है ना, देखो ये याद रखना, ये मुजरिम नहीं पूछा, तो मुजरिम भी पूछ सकता है, याद रखना ये भी पोर्ट है, बंदरगाह है ये। मछलीपट्टनम, बेरी गाजा, यूपीएससी ये भी पूछ सकता है। तो देखो यूपीएससी ने सब पूछा हुआ भाई। देखो संभावित चीन मार्ग है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये देखो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया, हेरात, ऑक्सस नदी, अराल सागर, देखो यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये बलखस झील थी, ये उस टाइम पुराना ज़माने का तिब्बत, हिमालय पर्वत, पाटलिपुत्र, देखो ये रहा यहाँ पे, पेशावर, तक्षशिला, पटकाला, काबुल जाओ, पामीर पर्वत, ताशकंद, ईरान, उधर जो याद करो ताशकंद समझौता हुआ था, उसमें लाल बहादुर शास्त्री मरे थे। उसके बाद में इधर भी कुछ कुछ दिया है। ये देखिए ये रेड वाला जो है ना मार्ग चीन के शासक नियंत्रण में था, और ये हरा वाला मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था। और ये जो दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, मार्ग ईरान के शासकों नियंत्रण में थे। थोड़ा बहुत ये चीज़ देख लेना, बाल्टी के साथ व्यापारिक मार्ग, रोमन साम्राज्य, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। भूमध्य सागर, ये पता होना चाहिए। गाजा पट्टी, जैसे आज इजराइल और उसका फ़लस्तीन का विवाद हो रहा है। फारिस की खाड़ी, ओमान, बेबीलोन, सिलिसिड, टेसेफोन, एकदम मतलब जो भी है। एक बात है, कॉक्सेस पर्वत, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। वोल्गा नदी के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूराल नदी के बारे में पूछा हुआ है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मैप तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। इसके स्थान पर 7 अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों को उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा। यहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य साम्राज्य पतन होने के बाद कौन कौन शासक भारत में है और उनका टाइम पीरियड पूछा है यूपीएससी ने। तो याद रखना हिंदी यवन आए थे पहले, इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत शक नामक, फिर शक आए। एक टाइम पीरियड याद रखना, नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों ने गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। याद रखना फिर कौन आया, इनके बाद में गुप्त साम्राज्य आए। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 2 में कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंगों ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्णों, ये टाइम पीरियड याद रखना, इनको लिख लेना एक जगह। शुंगों के बाद कर्णों तथा कुछ वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों को शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत में 22 से 18 साल के पूर्व बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। इनके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन खूब पूछा है। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई है। इनके अलावा भी और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हम इनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे हैं जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार हुआ, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ हो रही थी। इस पुस्तकों की बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। और यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अभी देखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा यूपीएससी पूछ ही रहा है यहाँ से। मतलब 6ठी क्लास से मान के चलो 1-2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में। अगला चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर।
लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। याद रखना, उत्तर वेदिक काल में शुरू होता है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। यही कारण था कि कृषि का विकास हुआ। लोहे के फाले के इस्तेमाल से कृषि में उत्पादन बढ़ गया था। ये चीज़ याद रखना। देखो आज भी ये यूज़ करते हैं। यार ये तो यार भी देखो पहले भी ये देखो कुल्हाड़ी को। औजार की सूची में इन क्षेत्रों में नाम सुनो: हंसिया, कुल्हाड़ी, संडासी का यूज जैसे फसल वसल काटने के लिए। लोग ऐसी 5 चीज़ों का सूची बनाओ। छोड़ो। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम: सिंचाई। अब देखो सभी बात है। पहली बात तो अगर आपने खेत मान लो खोद दिए तो फिर सिंचाई भी तो करोगे ना। समृद्ध गांवों के बिना राजा तथा उनके राजाओं को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। तो यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछे हैं। ये चार्ट तुम सिंचाई से आए पर्यटन देखने वाले खालिस्तान में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। छोड़ो। गाँव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसान लोग हैं। वेल्लला साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर जैसे दास, कंडेशियार और आदिमयी कहलाते थे। तो ये याद रखना, यूपीएससी जो है हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो पता होना चाहिए। वेल्याल मतलब साधारण हलवाओं को, रुणवार और भूमिहीन मजदूर होते थे। दास, कंडेशियार और आदिमयी कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। याद करो यूपीएससी ने एक बार पूछा भी था ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखना, गांव प्रधान मतलब जो सरपंच होता है उसको ग्राम भोजक भी कहते हैं। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। इन न्यायाधीशों को और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। याद रखना, किसानों को गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। उनमें दास या कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे भी कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य है। याद रखना, यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि क्या समाज का वर्गीकरण कब मिलता है? हाँ, मिलता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों को उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में भी पाए जाते हैं। नगर क्या है, क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो हमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। बहुत भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें बताया गया कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, जातक कथा है। अब जातक आती है मतलब याद रखना कहानियाँ। एक शहर में एक गरीब युवक रहता है। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे के एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए भेज दिया। अब उसे यहाँ से 1 रुपये कमाया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटा, टहनियाँ और पत्तों से भर गया। उनका माली उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ी और पत्तों से उसे मिल जाए तो उस बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। अब ये देखो, ये होती है मैनेजमेंट शैली। उसने बच्चों से काम करा लिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको जब यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता ज़रूरत होगी। इसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्टर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए।
उन्होंने उस घासों के 500 कट्टे दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने एक युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। देख रहे हो, मोनोपोली। मतलब इसे सीखने को मिलता है कि आदमी अगर दिमाग चलाए तो कैसे पैसे वाला बन सकता है। सोचो उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी देखो पैसे वाला बन गया। तो ये होता है मतलब। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गाँवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों की ऐसी इमारतों को रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ लोग आते थे। अब देखो दिल्ली में मिला वल्य कूप, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था में कैसे भिन्न है। सोचो ऐसे निकाला जाता था। नीचे सांचे की मूर्ति कला, ये देखो ये रही मूर्ति कला सांचे की। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, एक ईंट की बनी है या फिर लकड़ी के पत्थर से, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इस इमारतों छतों का वर्णन कीजिए। तो ये याद रखना, सांची कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पहली बात तो यही पता होनी चाहिए। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा, उनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते। परकोटे मतलब याद रखना चारों तरफ से दीवार से घिरे हुए होते थे। जैसे कि तुम अपने चित्र में देख रहे हो, उनके शहरों में वल्यकूप मिले हैं। ये वल्यकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदाने के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय वल्यकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी में कच्चे ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ही ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों का विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने उल्लेख किया है। भरूच ढूंढो, अब उसके द्वारा वर्णन क्यों पढ़ो, छोड़ो। भरूच याद रखना, गुजरात के पास है। बेरी गाजा भरूच का यानानी नामक की कहानी है। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ये चीज़ याद रखना, भारत इन चीज़ों का आयात करता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कालीन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते। ये याद रखना, भारत से निर्यात होते थे। राजा के लिए व्यापार विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। सोचो, औरतों का भी व्यापार किया जाता था। आहत सिक्के क्या होता है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोले होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। देखो ये रहे, इसलिए आज सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की 8वीं सदी तक ये प्रचलन में रहे हैं। ऐसे सिक्के मैंने खुद देखे हैं, इस टाइप के सिक्के। कहानी तो पढ़ लिया नहीं, और तो सिली छोटा था अपन से, ठीक है। तुमने देखा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आज सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले, इस चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां हाथ कर बनाए जाने के कारण इन्हें आज सिक्का भी कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन, तो याद रखना कि बाटर सिस्टम। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेती के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो ये चीज़ याद रखना। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। कैसे? अक्सर कई नगरों में कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। मथुरा याद रखना, वही यूपी वाला जो आज का मथुरा है, वही मथुरा है ये। ऐसे नहीं वहाँ पे इतने मंदिर नहीं बने, ऐसे नहीं बने, क्योंकि वहाँ पे व्यापारी केंद्र था वो, ये याद रखना हमेशा। ये 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर है, क्योंकि यहाँ यातायात तो व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित है। एक तो दूसरी बात, यहाँ नदी थी। इनमें रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किले बंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। देखो, उनके आसपास किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का भी केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये चीज़ याद रखना, कुषाणों को शासन था मथुरा में। इसके बाद में अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। ये चीज़ भी याद रखना, ऐसा नहीं ओनली हिंदू धर्म के, ये बौद्ध विहार भी है और जैन मंदिर भी है। ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था।
मथुरा में 75 खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख भी मिलते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उस तापमान पर रखते थे। अभी यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रखें अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। अब ये चीज़ याद रखना कौन कौन से क्षेत्र, जैसे उत्तर में वाराणसी, ये कपड़ों के लिए फेमस है। दक्षिण में मदुरई, इसके पश्चिम के अंदर याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था एक बार साड़ियों के बारे में, कौन सी साड़ियाँ कहाँ के फेमस है, तो ये पता होना चाहिए। कोई शहर ऐसे नहीं बना है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। अब देखिए यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों को श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी काम करती थी जो लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए भी किया जाता था। उससे मिले लाभ को कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ के आदि धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता था। मतलब टैक्स सिस्टम भी था, मतलब वो नहीं ब्याज पे देने वाला वो काम भी था। और याद करो यूपीएससी ने वही क्वेश्चन पूछा था 2020 में। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र को उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। क्योंकि अब स्वाभाविक बात है इन महिलाओं के पास कोई काम तो होता नहीं था, तो इनको ये दिया जाता ताकि इनकी आय का साधन चले। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेच कर कच्चे माल मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। और वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के मतलब बहुत जल्दी सुबह, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत को तरफ देखता है, इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब देख रहे हो इसका मतलब कि महिलाओं की सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखो सज़ा कितनी खतरनाक होती थी उस टाइम। सूक्ष्म निरीक्षण आर्काइमेडो, देखो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा 2015 या 16 का पेपर देखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। आर्काइमेडो याद रखना पुडुचेरी में है। पहली बात तो ये बंदरगाह है। रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्काइमेडो एक पतन था। ये याद रखना यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। ये यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते हैं। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही ये एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी का दबाकर बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप के शीशे के रतन भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। अभी देख ब्राह्मी लिपि है ये। पारमी तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अब इसी टाइम में मतलब और वर्ल्ड में क्या हो रहा था। रोम यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसने सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले इसके शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं।
उन्हें स्नानघर भी बनाए जाए स्थित थे, तो पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक के जरिए शहरों के स्नानघरों, फवार और गुसल खानों के लिए भी पानी लाया जाता था। अब यूपीएससी आज क्वेश्चन पूछेगा नहीं, परंतु इससे पता लगता है कि उस टाइम क्या चल रहा था। उपमहाद्वीप में देखो, लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले होती है और लोहे के प्रयोग में बहुत बढ़ोतरी, नगर, आहट, सिक्के भी बनने लगे थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले और रकाई मेढक का पतन, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अभी छोटे छोटे देख लेना हो तो कोई क्वेश्चन का काम का है नहीं। अगला चैप्टर व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इनके बारे में है। बाजार में घूमती जगनी, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। इस लड़की का नाम है जगनी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, 100 रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगह से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं मेलों में बेचते थे। तो व्यापार का सिस्टम यही होता है भाई, बिजनेसमैन इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूमते रहते हैं। रुको एक मिनट। इसलिए बिजनेसमैन बनने का मतलब ही यही है, घूमना फिरना। जब तक आप घूमोगे फिरोगे नहीं, मार्केट का आइडिया नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कहाँ डिमांड है किस चीज़ की। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन, खासतौर से उनकी कटोरे तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले। सवाल उठता है कि इन जगहों में बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपने देखा भी था सोना कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। ये चीज़ भी याद रखना। व्यापारी सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इन दिनों रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूरी समुद्री तट पर स्थित पुहार पतन, देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, देखो घोड़े भी लाए जाते थे। गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रतन और सोना, दक्षिण की पहाड़ी से चंदन की लकड़ियाँ। देखो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, चंदन 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया ये तो। दक्षिणी सागर के मोती, पूरी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात थे। तो इससे पता लगता है अपन क्या क्या इंपोर्ट करते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा पूरी जल्दी कर लेते थे। ये यूपीएससी ने 2012 या 13 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन यहीं से है सारे क्वेश्चन। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ये जाके देखना, डायरेक्ट ये लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा है कि वो अपन व्यापार कैसे कर पाए। वो समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। याद करो, ये वाला कावेरी। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों, राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविता में मुविनदार की चर्चा मिलती है। यहाँ एक तमिल शब्द जिसका अर्थ 3 मुखिया, इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में था, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्र में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। इन चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्याओं की राजधानी मदुरई। तो ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इन इलाकों में सलूक वसूल कर लाते थे।
इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों को भी बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उनके कीमती जवाहरात, सोने, गाड़ी, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रारंभ बढ़ा। ये सातवाहन मतलब याद रखना, गुजरात उधर इधर सातवाहन वंश, ये पश्चिम भारत मतलब ये उधर महाराष्ट्र वाला गुजरात वाला इलाका। जो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी है। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीकों को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया में छुपाए रखा। देखो चीन है ना, हमेशा से ऐसा रहा है भाई, उसका नेचर ऐसा है, वो सेल्फ सेंट्रिक कंट्री है। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक की जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर भी फैली। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी जहाज़ों से होकर जाना पड़ता था। यह नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं पर दिखाया गया है। कुछ शासक इससे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों और आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि वो टैक्स वसूल रहे, सेफ्टी भी देते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। ये चीज़ याद रखना। ये मिलेंगे आपको पंजाब, हरियाणा इधर साइड में, जम्मू कश्मीर। ये पेशावर, मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर याद रखना पाकिस्तान का, मथुरा भारत का इधर। तक्षशिला भी इनके राज्य की हिस्सा थी, तो याद रखना तक्षशिला पाकिस्तान में थी। इनके शासक काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों तथा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। याद रखना, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों में सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया, ये याद रखना है। और ये बौद्ध धर्म का तीसरी शायद उसका सदस्य बनता है। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विधान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये चीज़ याद रखना, पूछता यूपीएससी मिलान वाले क्वेश्चन। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास होता है। ये याद रखना, महायान कनिष्क के टाइम का ही काल है। ये दो मुख्य विशेषता थी। इसमें पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतक माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब ये याद रखना, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है महायान के बारे में भी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ये चीज़ याद रखना। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उनमें से अधिकांश मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। तो ये याद रखना, कनिष्क के काल में ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ देखो, सांची के स्तूप एक मूर्ति है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाएगी। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे कर ध्यान करते हुए हुई है। दूसरी परिवर्तन बोधिसत्व। ये याद करो, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। मैं आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों की शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। और याद रखना, बोधिसत्व किससे जुड़ा है? महायान से जुड़ा हुआ है। और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। ये याद रखना, बोधिसत्व महायान ही है जो विश्व में फैली हुई है। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ जब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट थोड़ा याद रखना, इसलिए राजाओं द्वारा बनाई गई है, सबके द्वारा बनाई गई है। इनमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी तट घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। याद करो, अजंता एलोरा गुफाएं,
दक्कन के शहरों, तटों के समुद्र, बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए भी रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर जैसे श्रीलंका में फैला, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बाई में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है, ये देखो। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ क्या इनके बीच क्या समानताएं, भिन्नताएं हैं। अब देखो यहाँ पे गोलाकार है, ठीक है, अलग अलग है। यहाँ वस्त्र पहने हुए हैं, यहाँ वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कहाँ पे प्रचलित था, याद रखना, यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब देखो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, थेरवाद भी बौद्ध धर्म का ही है। महायान, ये सब चीज़ें याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछे है। अब देखो काले की गुफा महाराष्ट्र में, काले का चैत्य याद रखो, कल भी अपन ने देखा था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिले में जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री अरे जैसे धर्म की, जैसे कोई 4 धाम यात्रा करने जाता है, या कोई मान के चलो मुस्लिम लोग जहाँ अपने जाते हैं काबा वाबा, तो तीर्थयात्री वो होते हैं। तीर्थयात्री पुरुष स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फा शियान काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखो यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब की बार भी आया हुआ है। फिर बार था, सारे क्वेश्चन ऐसे ही इधर उधर नहीं, ओनली एनसीईआरटी से है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी और जो अभी जो न्यू एनसीईआरटी है ये पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। वहाँ करीब 1600 साल पहले आया था शन त्सांग। 1400 साल पहले भारत आया, उसके 50 साल बाद इशिंग आया था। वे सब बुद्ध से जीवन जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। उनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, इन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे। फा शियान चीन वापस कैसे लौटा। फा शियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंकर जहाज को अलगा करने की कोशिश करने लगे। फा शियान ने अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपने उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किए थे। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों गति देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम की दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा रुख में ले जाने के लिए अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा, याद रखना, इंडोनेशिया में पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ मैं 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज से चढ़कर वो चीन पहुँच गया था। सेवेन चांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। सोचो कितना लूट के लेके गया होगा। लूट के नहीं मतलब, पर इससे 50 पांडुलिपियों समय खो गई थी। जब सिंधु नदी पार करते उसकी नाव पलट गई। उसने अपने जीवन पर बाकी इससे उसने अपनी बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, और यही कारण था कि वहाँ पर बौद्ध धर्म फैला। नालंदा शिक्षा के विशिष्ट केंद्र, याद रखना, जो बिहार में है। सेवेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। जो टीचर बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है, उन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं। ये देखो सबसे चर्चा के संस्कृति, और ये बहुत जरूरी है। जैसे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। सोचो, और ऐसा आजकल कोई मंच होता ही नहीं है। नए आगंतुक से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। सोचो, ये है एंट्री गेट पे ही वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे अगर आप देखोगे अभी भी, जैसे IIT का एग्जाम हो गया, ये सब एंट्रेंस एग्जाम भी तो होते हैं, नेट, JRF, ये सब। वराह के रूप में विष्णु एरन, मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप के दर्शाई। ये याद रखना, काम पे है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप को धारण किया था। यहाँ पृथ्वी के स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, तो ये पता होना चाहिए पर थोड़ा बहुत। भक्ति की शुरुआत तो याद रखना भी, जब गुप्त काल आता ना तब मंदिरों को बनना शुरू। ये गुप्त काल के टाइम ही भक्ति जो है ज़्यादा बढ़ती है। और गुप्त काल में विष्णु का जो है प्रादुर्भाव बढ़ता है, तो इसीलिए देखो ये सब चीज़ें होती उसी टाइम। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हुए। तो याद रखो, उधर पहले कौन थे? इंद्र था, ये थे अग्नि देवता थे। याद करो जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे अपन,
इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा कोई भक्ति कहा जाता है। भक्ति पाठ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराई से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा के रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना है कि अगर वह अपने आराध्य देवी या देवताओं सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। इसलिए तो होता है ना, जैसे मतलब अगर आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे तो होती है सारी चीज़ें, वात्सल्य भाव, ये सब चीज़ें होती है। भक्ति बद्ध सबसे बना, जिसका अर्थ है विभाजित करना, हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के एक भक्त का या भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सके, इसलिए सब लोग संन्यास धारण करो, छोड़ के भाग जाओ घर बार। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी कविता का यह एक अंश है। अपार एक वेलालल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति है। कूड़ा करकट बटोर कर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान है। तो यहाँ जाति पात का उसके आधार पर जो हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। देवी देवताओं को विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियाँ रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू शब्द मतलब इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों तथा ईरानी द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। और उसी टाइम अन्य जगह क्या हो रहा था, करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। अब सोचो, ईसाई धर्म अब आता है। हिंदू धर्म ये सब पहले, बौद्ध धर्म ये सब पहले ही आ चुके थे। ईसा मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था, जो समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, ऐसे वैसे में कोट कर सकते हो आप ये वाला स्टेटमेंट। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंत दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, जो फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। वे जो दयालु है धन्य है, क्योंकि उनकी दया मिलेगी। धन्य है जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वहीं ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक के पश्चिम एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुरानी ईसाइयों में से है। ये देख लो बस। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7000 साल पहले हुई थी। चौल चेर पांडे या लगभग 2300 साल पहले पूर्व में थे। रोमन साम्राज्य रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। फारसियान का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले। शिवचांग की भारत यात्रा पार की शिव संस्कृति की रचना लगभग 1400 साल पहले। अब ये देखो अश्व घोष, अब ये देखो ये थोड़ा मिलाने वाला है ना। देखो बोधिसत्व क्या होता है, अपन ने देखा था ये अभी। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म, तो मैंने बताया भी था ये चीज़ है ना। और दक्षिणापथ के स्वामी किसको बोला गया? चोल चेर पांड्या। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। अश्व घोष एक बुद्ध चरित्र लिखता है वो। मोहिंदार सातवां शासक था। एक बार देख लेना फिर भी। नए साम्राज्य और राज्य।
अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह सारी वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठ कर वीणा भी बजानी होगी, कविता भी पाठ करना होगा। एक संगीतक राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। मतलब राजा भाई ऐसे नहीं बनता था, शक्तिशाली होने के साथ में उसके विभिन्न गुण भी होते थे। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। ये चीज़ याद रखना, तो जब 19 के पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। ये चीज़ याद रखना। अब ये हरिसेन कवि कब था? समुद्रगुप्त के दरबार में था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता मैं फिर 12 बताओ ना, चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो। यह एक विशेष किस्म के अभिलेख है जिसे परिस्थिति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मतलब उसकी प्रशंसा की जा रही है। आओ देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताते हैं। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। परिस्थिति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, वहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश भी दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब इसे पता लगता है कि राजा युद्ध ही लड़ते रहता था। वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। एक क्षेत्र हरे रंग से रंगा हुआ है, तुम्हें पूरी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। इसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र प्रस्तुति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। से 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके पति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मैप दिया होगा, हाँ ये रहा। अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना भाई। देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, थाने से याद रखना हरियाणा में है, मथुरा ये जानते हो कन्नौज यूपी में है ही, प्रयाग है ही, पाटलिपुत्र और नालंदा बिहार में है ही, भरूच वल्लभी ये गुजरात में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उज्जैन, सातवान याद करो महाराष्ट्र में, अजंता उसके आसपास ही है ये, एहोल और चालुक्य कर्नाटक में, अमरावती जो अभी राजधानी बनी है, ठीक है, कांचीपुरम, देखो महाबली, देखो अरकाईमेड। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, पोहार, चोलचेर पांड्या, मदुरई। तो ये सब पता होना चाहिए एक एक चीज़। तो इसी के बारे में बताया गया। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखो मतलब ये इनको सबको हरा दिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे, उनमें से कुछ की राजधानी दिखाने के लिए मानचित्र लाल बिंदु दिए गए। इन सब पर न हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। मतलब ये वाले इलाके उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक। पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बनाने बैंगनी रंग से रंगा गया है। ये देखो ये वाले क्षेत्र। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ थे। आज ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, तो उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाएं इलाके शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, ये वाले संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया और अपने पुत्र को विवाह उससे किए। विक्रम संवत कब शुरुआत होता है? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की स्थापना तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये चीज़ याद रखना। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसी के नाम से जो है विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये वंशावलियाँ अधिकांश प्रसिद्ध शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रसिद्ध समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा दादी, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी। ये चीज़ याद रखना। उनकी माँ का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
जिन्हें महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इसे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों से जानकारी मिलती है। तो ये यार समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को प्रशस्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। ये चीज़ याद रखना। देखो अब की बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है और 2020 में पूछा था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। और 2020 का पेपर देखना, उसमें है एक क्वेश्चन। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट। अब ये चीज़ याद रखना, ये हर्षवर्धन का कौन है? बाणभट्ट। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी और हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए राजा बनने का तक का वर्णन है। चीनी तीर्थ आते स्वयं श्यांग। अब देखो ये आपकी बार आया था क्वेश्चन 2024 में, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6ठी क्लास की क्वेश्चन 2025 की क्वेश्चन। अभी रुको मैं बताता हूँ। हाँ, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसमें किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, इसके टाइम में। देखो एक एक क्वेश्चन यहीं से है, ऐसा नहीं कहीं और से पूछ रहा हो। काफी समय के हर्ष के दरबार में रहा। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। वे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। थानेसर मतलब याद रखना हरियाणा। उनके बहनों कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल जीते। उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये चीज़ याद रखना, चालुक्य वंश कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पास, एमपी के पास। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। अब ये बार बार पढ़ोगे ना तो माइंड में रट जाएगा आपको चीज़ें। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव को राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच फैला था। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब ये एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। चालुक्य की राजधानी एओल थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्धि से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य मिला था। रुको क्वेश्चन आया था आपकी बार भी। चोल चेर पांड्या याद रखना, उधर जो अपन पढ़े थे उससे क्वेश्चन आया था आपकी बार। रवि कीर्ति के अनुसार इनके पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। रुको इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ था आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। और यहीं से यूपीएससी ने चोल वंश के बारे में पूछा था, जहां राजेंद्र प्रथम जिनके बारे में क्वेश्चन आया था आपकी बात 2025 में। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिश्चंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था। एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय का मंत्री भी था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी,
सार्थवा यानी व्यापारिकों काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सामंतों के बारे में भी। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, सामंत सतत होने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि सामंतों के कारण ही जो है सामंतवाद को बढ़ावा मिलता है। दक्षिण के राज्य में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं का चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभा उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर को देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वो ऊर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापार के संगठन का नाम था। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना, किसके टाइम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। 2020 में डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई दी। तो यहाँ देखो भाषा का दादा पे भेदभाव है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान ज्ञान संकुलतम। अब देखो, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये किसकी रचना है? दुष्यंत नामक एक राजा, संकुलता नाम की एक युवती का प्रेम कहानी है। ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारी का दुर्व्यवहार की भी बात की गई है। एक मछुआरे की अंगूठी मिली, एक मछुआरे की कीमती अंगूठी मिली। अंगूठी राजा ने शकुंतला की भेंट की थी। यह दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश किया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश है और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अब देखो, मतलब जो आज ही पुलिस काम करती है, उस टाइम में भी देखो, उस जमाने में वही काम कर रही है। क्या ही करोगे। तो ऐसे कैरेक्टर नहीं बनता किसी चीज़ का, इतने सालों में ऐसे ही बनता है वो। चीनी तीर्थयात्री फारसियान का ध्यान उन लोगों दुर्गति पर भी था जिन्हें ऊंचे तो शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हीं शहरों के बाहर रहना पड़ता था। अब देखो, यूपीएससी ने आपके यही क्वेश्चन पूछा था, ये फारसियान किसके टाइम में आया था। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करें, जैसे देखो कालिदास, और मैंने क्या बोला था, कालिदास कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। और आपकी बात 2025 में सेम यही क्वेश्चन आया था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क रहकर अपने को छू जाने से किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। अब सोचो, ये जो अछूत लोगों के साथ जो होता था। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया। अब याद रखकर, बाण भट्ट किसका था? हर्षचरित्र का। हर्ष का मतलब उसका कवि था। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में रहा जो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। ये चीज़ याद रखना। खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जी, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। तो इसे पता लगा था मांसाहारी भी होते थे वो लोग, हिरण भी खाते थे, खरगोश भी खाते थे। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर ऑटो तक आती, जैसे सामान ढोने वाले जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाती थी। उस विशाल सेना के साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए निकल जाते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों पर उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि उनकी अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गाँव वालों के झोपड़े ताती कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल में डर कर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गट में डूब जाती थी। समझ पाती थी, बड़ी सेना चलेगी तो उनके चलने से धूल उठेगी, नॉर्मल सी बात है। अन्य उस टाइम क्या हो रहा था? अरब ढूंढो, मरुभूमि होते, मतलब समझ बातें, हम मरुस्थली है। सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले लोगों ने बेदुइन थे। याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की स्थापना की। अब देखिए, इससे पता लगता है कि ये देखो, पहले हिंदू धर्म, फिर ईसाई धर्म, फिर उसके बाद में मुस्लिम धर्म आया है।
ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, उनकी बात सभी को सम्मान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी एक अंश दिया गया है। अब देखो कुरान में क्या लिखा है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही समा पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब वह अपने साथ इस नए धर्म को भी ले गए। अरब के सिपाही ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को भी जीत लिया था। एक बार क्वेश्चन देख लेना, एक बार पढ़ लेना, फिर बार बार बता रहा हूँ इन चीज़ों को। लास्ट चैप्टर, इमारतें, चित्र तथा किताबें, मरुतसामी और लोहे स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैम के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था, पर इसने अनुभव की समय कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान, प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातत्व खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। उन्हें तांबे के धातु क्रम, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था। जहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोहे युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। ये लोहे स्तंभ देखो आज भी सोचो कितने हजारों सालों से हैं। इससे पता लगता है कि पुराने टाइम के जो इंजीनियर थे, आज के इंजीनियर से कितने लाख गुना वो अच्छे थे। लोहे स्तंभ, महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहे स्तंभ भारतीय शिल्पकारी कुशलता के अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। तो ये छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेगा, यूपीएससी नहीं पूछेगा, पर याद रखना ये। इसके निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद एक अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम का एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। सोचो, ये है प्योर लोहा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों से देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, क्योंकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं। ये भी यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा स्तूप के बारे में। कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, इन सब में एक समानता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रेरित कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। याद रखना यहाँ पे इसको बोला जाता है हर्मिका। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टिल्ला होता है। बाद में टिल्ले के ईंटों से ढक दिया जाता है और बाद में काल में उससे गुम्बदनुमा ढांचे तराशते हुए पत्थर से ढक दिया जाता है। प्राय स्तूप के चारों परिक्रमा करने के लिए एक वर्ताकार पथ बना होता है। यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। 2016 का पेपर जाके अटेम्प्ट करना, 2016 मेंस का क्वेश्चन पूछा है। जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया है। देखिए ये रेलिंग रही, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार भी बने। देखिए ये रहा प्रवेश द्वार। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तोरण इसी को बोलते हैं। देखो यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है। अमरावती ढूंढो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती है। इस तरह कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवताओं को पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति का रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे और भक्त पूजा करते थे, अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए। भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। भीतरगांव याद रखना यूपी में है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडपम नाम की एक जगह होती थी, एक सभागार होता था जो जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। एक बार इधर आओ पहले। सांची का महान स्तूप है, ये याद रखना। ये वाला कहाँ पे है? एमपी में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। भाई अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अभी देखो बाई ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, ये वाला। यह लगभग 15 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है। दाई ऊपर महाबलीपुरम, यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके बारे में।
एकाश्मिक मंदिर है। इनमें से प्रत्येक मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों के एक एक तय जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराशते कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की ओर क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्या का सामना करना पड़ता होगा, सूची बनाओ। ये वाला ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले का बना हुआ है। महाबलीपुरम में ऐहोल को ढूंढो। ये देखो, ये महाबलीपुरम के मंदिर है। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ को यहाँ दिखाए गए हैं। अब ये देखो उड़ीसा, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। उड़ीसा के जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाने किया गया है। कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान में देखिए, इसमें जैन भिक्षु रहते थे। ये देखो, रहने के लिए स्थान। सोचो 2 मंजिल पहाड़ों को काटकर। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र मिला है। ये देखो, जो उसको मतलब इस तरीके से काम किया गया, कैसे करते थे वो लोग। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही नहीं बनाने के निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान को शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखट, फर्शों तथा छतों का आकार भी दिया जाता था। इन सबको तैयार हो जाने पर सभी जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। मतलब व्यापारी लोग भी पैसे देते थे। आज भी देखो मंदिर ऐसे ही तो बनते हैं। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कर्षक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, दीवारों में खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओ तो याद रखना कि इतने कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने सजाने में अपना योगदान भी दिया है। अरे आज भी होता है ये काम। अधिक अजंता के तुम्हें पति चित्र में दिखता है, उसका वर्णन करो। ये देखो, अजंता का चित्र है, अभी चित्रकला है। आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे आप उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। यह वो एक जगह है जहाँ के अजंता, ये यार महाराष्ट्र में है, जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार मतलब रहने लायक। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया था। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने जैसे अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 15 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाई गई थी। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, मतलब पता नहीं चला उनका। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथा, देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 18 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कौलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहीं पांड्य राज्य के दरबारी जौहरी ने कौलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उसे प्रेम करती थी, वह अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै को शहर को विनाश कर डाला। इसलिए आज भी डरते हैं। मतलब शिल्प अधिक्रम में से लिया गया वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख को इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशिष्ट सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सुना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली को स्वर्णिम, गोधूली मतलब सूरज जब उगता है तब, इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम्हारे जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवांगुंतों के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलाई, वो करीब 1400 साल पहले सतनाथ द्वारा लिखा गया था। ये चीज़ याद रखना। आज ये याद रखना, ये किसने लिखा था? इलांगो शिल्पाधिकरम। इसमें कौलन तथा माधवी की बेटी की कहानी का रचना है। कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। इन अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में तुम सद्या संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का याद रखना, ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपने संदेश वाक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गुल्लर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। कालिदास के इसलिए प्रकृति प्रेमी कहा जाता था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत
पहले से प्रचलित है उसी काल में लिखेगी, इनमें पुराण भी शामिल है। अब देखो 2024 का क्वेश्चन, उपनिषद सोचो अपन पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ लिए थे, अरे अब पुराण लिखा जा रहा है, मतलब गुप्त काल में पुराण लिखे गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उपनिषद सबसे पहले थे, और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखो मैं फिर बार बता, जब एनसीईआरटी को आप बार बार पढ़ोगे तब जाके आप यूपीएससी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब सोचो उस चैप्टर से तो नहीं होता ना क्वेश्चन सोल्व, पर आप कनेक्टिविटी में जब चीज़ें पढ़ते जाओगे तब हो पाएगा। आप जाके 2024 क्वेश्चन सोल्व करना, आप कर लोगे आराम से। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवता की पूजा की विधियाँ भी दी गई। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी जानकारी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया है। महाभारत में भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्ययनों में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार के बारे में, राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। और याद रखना, जो तुलसीदास है वो उन्होंने अलग भाषा में लिखी है, जो वाल्मीकि है वो संस्कृत रामायण लिखी है उन्होंने। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोगों भी कहानियाँ कहते थे। कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखित सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों के रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। यहाँ दी गई है, बंदर राजा की कहानी दी गई है। ये बहुत, मतलब मेरा मानना है कि बहुत अच्छी स्टोरी है, ये ध्यान से देखना। एक समय बंदरों के महान राजा हुआ। वह हिमालय की गंगा किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। वे आम बड़े मीठे होते थे, इन्हें स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुँच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा था तो उसके दरबारी ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम को मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने मार डालने का फैसला किया बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर शोक हुआ। राजा ने इसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरतूत के स्तूप में मिले एक पत्थर पर उकेरे के चित्र से दिखाया गया है। देखो तो मतलब इसे मतलब सीखने को मिलता है कि ये दूसरों की संपत्ति पर अपने को हक नहीं जताना चाहिए। विज्ञान की पुस्तकें इसी समय, अब देखिए ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, इसी समय गणित के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी। मतलब ये सब गुप्त काल की बात हो रही है, इसलिए गुप्त काल को श्रवण काल कहा जाता है, इसे याद रखना। और गुप्त काल के बाद में जो है मिडिवल काल शुरू हो जाता है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो ये याद रखना, ये किसने बोला है? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता डूबता है। उन्हें ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया। उन्होंने वर्ष की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढी निकाली, तो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता ने जिन्होंने कहीं खोजे कि इनके बारे में और पता लगाइए। शून्य का आविष्कार। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के एक नए चिन्ह का आविष्कार किया है। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो भारत ने शून्य को दिया। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में। यह भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सुश्रुत जो 4वीं शताब्दी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधि को, अब देखो ये रहा 2012 और 13 का क्वेश्चन। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 2012-13 का क्वेश्चन करना।
अन्य क्या हो रहा था उस टाइम, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो कागज़ पर छिपी होती है, उस तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रंगों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा, तब सूखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। तो बस ये याद रखना, कागज़ सबसे पहले चीन ने बनाया। कागज़ बनाने तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। देखो याद आया, उन्होंने रेशम को भी गुप्त रखा था। करीब 14 साल पहले कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद जापान तक फैल गई। करीब 18 साल पहले बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। माध्यमिक कागजों की जानकारी बगदाद से ही आई है। सोचो ये हमेशा छुपाते हैं भाई। स्फूर्त निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लोही स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी। छोड़ो यह देखो स्तूप, स्तूप चारों तरफ के वर्ताकार पत्र। नहीं, रुको, ये सारा स्तूप के बारे में पूछ लिया इसने। देखो गर्भ, अबे छोड़ो, यही तो नौटंकी होती है। चलो ऐसे भी कंप्लीट हो गया है। बस एक बार देख लो, कुछ आखिरी में कुछ बचा तो नहीं है, बस एक बार वो देखना है मुझे। हो गया कंप्लीट। देखो गर्भ होता है देव देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, ठीक है। मंडप में जो उसके आगे का, मंदिर का आगे वाला भाग होता है इकट्ठा होने की जगह, तो ये डायरेक्ट इससे मिल जाएगा, ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ जो चारों ओर वर्ताकार पथ, तो ये इससे मिल गया। शिखर गर्भगृह के ऊपर लंबाई वाला निर्माण हो ही गया, तो बस हो गया। और फिर बचा क्या है इसमें, स्तूप बचा। स्तूप क्या है, एक टीला होता है, बस ठीक है। देखो कंप्लीट हो गई। मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना अच्छे से इसको, 2-3 बार एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाना, तभी पीटी क्वेश्चन सोल्व होंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पीटी क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो अभी जो नई एनसीईआरटी आई है वहाँ से यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, वो तो पढ़नी है, वो तो रटनी है। मैं ये 2-3 बार पढ़ के साइड में कर दो। कल इथिक्स पढ़ेंगे, मतलब थर्सडे फ्राइडे इथिक्स पढ़ेंगे, 3 दिन ये चलेगा अपना। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, आप अपना काम कीजिए। उसमें कौन कौन है अभी, सब भाग्य होंगे। कविता तुम अपना ऑप्शनल करते जाओ साइड बाय साइड, जो तुम्हें दिसंबर तक ऑप्शनल कंप्लीट करना है, चीज़ याद रखना, तो उसमें लापरवाही मत करना बिल्कुल भी। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।